अच्छा, ये लेक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप पहले जो प्रेशर्स वाला लेक्चर है ना इसी यूनिट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही वो लाजमी देख लें। अच्छा, ब्रीदिंग साइकिल आपको पता है कि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक होती है इंस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एयर इनटू द लंग्स, और एक होता है एक्सपायरेशन, द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब इंस्पायरेशन जो है क्वाइट इंस्पायरेशन, मतलब कि जैसे अभी आप बैठे हैं तो इस दौरान सिर्फ एक मसल यूज हो रहा होता है, वो है डायाफ्राम। ठीक है, अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंस्पायरेशन में कि जब आपने इंस्पायर करना है ज़्यादा, ठीक है, होता तो एक्टिव प्रोसेस ही है ना, ठीक है, तो जो हेल्प कर सकती है चीज़ वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के दो एक्शंस होते हैं, एक तो ये रिब्स को अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है, और दूसरा ये स्टर्नम को आउटवर्ड मूव करता है। ठीक है, अब होना क्या है, जैसे कि ये अगर एक है बकेट, ठीक है, उसके थे ये दो हैंडल, ठीक है, फर्ज करें कि हम इन हैंडलों को उठा के ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेजर करते हैं इस एरिया को तो ये छोटा है, इस एरिया को करते हैं तो ये बड़ा है। यही वाला काम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कर रहे हैं कि रिब्स को उठा के साइडों पे बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में स्पेस बढ़ जाती है और थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है। तो ये होती है जो मूवमेंट है, जो रिब्स को अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करना है, इसको हम कहते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट। ठीक है, दूसरा काम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कर रहा है कि स्टर्नम को आउटवर्ड मूव कर रहा है, मतलब कि ये है आपका वर्टिब्री, ये है आपकी स्टर्नम, ठीक है, और ये आ गई आपकी रिब्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ने जब एक्ट करना है, ठीक है, तो रिब्स को अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, और दूसरा काम क्या करेंगे कि स्टर्नम को ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ लेके जाएगा ना, तो स्टर्नम ऐसे ये बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है, बाहर की तरफ आएगी तो ये पंप हैंडल मूवमेंट होगी, स्टर्नम अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये एक हैंड पंप होता है ना, ठीक है, ये हैंड पंप है, ठीक है, ये उसका हैंडल हमने बना दिया। अब ये जो हैंडल है इसकी मूवमेंट तो ऊपर नीचे ही होगी ना, तो ये स्टर्नम को जो आउटवर्ड मूव करवा रहा है इसको हम कहते हैं पंप हैंडल मूवमेंट। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज नॉर्मली नहीं होता, जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो तब होगा इंस्पायरेशन के दौरान। ठीक है, कुछ और एक्सेसरी मसल्स हैं इंस्पायरेशन के, उसमें आपके पास आ जाते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, एंटीरियर स्केलीन मसल्स और पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, तो ये आपके एक्सेसरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन है। ठीक है, इंस्पायरेशन होगी आपकी यहाँ पे ख़त्म। अब आती है एक्सपायरेशन की बारी। एक्सपायरेशन जो है नॉर्मली होती है पैसिव, मतलब कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ये बेसिकली रिलैक्स कर जाते हैं तो एक्सपायरेशन हो जाती है। ठीक है, एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, नॉर्मली तो होता है ये, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है मसल्स की, तो वो फिर दो चीज़ें हैं, एक है इंटरनल इंटरकोस्टल और एक है एब्डोमिनल मसल। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल जो है ना, ठीक है, ये एक्सेसरी मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन है। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल ने क्या करना है कि बेसिकली इन्होंने रिब्स को डाउनवर्ड मूव करवाना है। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल अपवर्ड मूव करवा रहे थे, इंटरनल डाउनवर्ड मूव करवाएंगे और उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, और एब्डोमिनल मसल्स का क्या काम है कि होता ये है कि एब्डोमिनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे एब्डोमिनल रेक्टा है कॉन्ट्रैक्ट किए तो एब्डोमिनल कंटेंट्स को ऊपर पुश करेंगे वो डायफ्राम पे पुश करेगा और अल्टीमेटली एयर जो है वो बाहर एक्सपेल हो जाएगी। तो ये है आपकी एक्सपायरेशन। अब जो पूछे गए एमसीक्यू इसके बारे में वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपायरेटरी मसल एब्डोमिनल रेक्टा है, मसल असिस्टिंग इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन एब्डोमिनल है, एंट्रोपोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होता है बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये बेसिकली डायफ्राम से होती है, कभी कभी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मिल जाता है, एक्सेसरी में स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, एंटीरियर स्केलीन और पेक्टो मेजर। एक्सटर्नल
नॉर्मली जो है कोई मसल इस्तेमाल नहीं होता, एक्सेसरी मसल्स में इंटरनल इंटरकॉस्टल आ जाते हैं और साथ ही साथ आ जाता है आपके पास रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, दैट इज इट। अब चलते हैं ब्रीदिंग साइकिल पे जो आपका लिखा हुआ है इन BRS। देखिए होना क्या है कि जब आपकी इंस्पायरेशन शुरू होनी है, ठीक है, पहले क्या होना है, आपके जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मैं फिर कहूँगा कि इससे पहले आप प्रेशर वाला एक दफ़ा लेक्चर देख लें। देखिए आप ज़रा गौर से देखिए होना क्या है कि इंस्पायरेशन से पहले आपके इंस्पिरेटरी मसल्स जो हैं उन्होंने किया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे डायफ्राम ने किया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो चली गई नीचे। जब वो चली गई नीचे थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई साइज में, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई साइज में, लंग्स एक्सपैंड हुए, थोड़े से लंग्स एक्सपैंड हुए तो जाहिर बात है कि अंदर एयर तो उतनी थी, तो एल्वेओलर प्रेशर गया नेगेटिव में, एक तो चीज़ हो गई है, ठीक है। अब लंग्स जो है थोरेसिक कैविटी साइज में इंक्रीज हुई तो वो जाहिर बात है कि जो आपकी प्लेरा है, ठीक है, वो स्ट्रांगली एडेरेंट है विद द थोरेसिक वॉल, ठीक है, तो उसकी वजह से अब इंट्राप्लूरल स्पेस भी इंक्रीज होगी, उधर जब एयर तो उतनी है, ठीक है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर भी कम होगा, ठीक है, तो सक्शन एक डेवलप होगी। इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव में गया, ठीक है, नेगेटिव में ऑलरेडी था, मजीद नेगेटिव में गया, ठीक है, एल्वेओलर प्रेशर नेगेटिव में चला गया, मतलब कि कंपैरेटिवली कम हो गया एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वजह से अब अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक, ठीक है, तो एयर जो है वो रश इन करेगी और इंस्पायरेशन हो जाएगी, मतलब कि सारे का सारी एयर जो है वो अंदर की तरफ आएगी और इंस्पायरेशन हो जाएगी, और जैसे जैसे एयर अंदर आना शुरू होगी तो एल्वेओलर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो थी आपकी इंस्पायरेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे जो है एक्सपायरेशन। अब हम चलते हैं एक्सपायरेशन पे। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि देखिए अब आपके जो मसल्स थे, ठीक है, वो इंस्पायरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट करना कर गए बंद, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता एल्वेओलर प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा। एक टाइम आएगा एल्वेओलर प्रेशर इंक्रीज होगा अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब कि अब प्रेशर जो है वो अंदर बढ़ गया और बाहर कम है, तो फिर अंदर से बाहर एक्सपेल हो जाएगी एयर। ये देखिए अंदर से बाहर एक्सपेल हो गई एयर, तो ये है एक्सपायरेशन, ठीक है। इस दौरान जो आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर है, क्योंकि अब आपकी थोरेसिक कैविटी वापस अपनी जगह पे आ रही है ना, ठीक है, तो प्लूरल स्पेस भी कम ही हो रही है, ठीक है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो वापस रहेगा, वो नेगेटिव ही, लेकिन कंपैरेटिवली कम नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का साइकिल, जिसको हम ब्रीदिंग साइकिल कहते हैं। एक और चीज़ जो BRS में लिखी हुई है ना, वो क्या है कि जो एक पेशेंट आता है आपके पास, अगर एक पेशेंट है COPD का, ठीक है, तो होता क्या है कि उसको आदत हो जाती है, जैसे एम्फिज़म है ना, एम्फिज़मा में उसे आदत हो जाती है कि वो पर्स्ड लिप्स के साथ ब्रीथ करे, मतलब कि उसके होंठ जो है वो थोड़े से बंद रहते हैं ताकि पीछे उसके रेजिस्टेंस रहे, और जो आपका एल्वेओलर प्रेशर है, ये इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर की बात हो रही है असल में, ठीक है, वही वाली चीज़ है कि वो बढ़ा रहे, ताकि जब वो बढ़ा रहेगा ताकि एल्वेओलर कोलैप्स ना हो। और COPD में या एम्फिज़मा में मसला ये होता है कि आपका एल्वेओलर कोलैप्स होता है, तो उसी को रोकने के लिए आप ये करते हो कि पर्स्ड लिप्स के साथ सांस लेने लग जाते हो। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका ब्रीदिंग साइकिल के ऊपर। अब आप इसको पढ़ें बुक से तो आपके लिए ये इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा।